180 अंकों की परीक्षा में कोई सा विषय है उसमें 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। हमने आपको बताया कि अपने आप में जो यहाँ 75% यानी अपने आप में 100% वैल्यू है। तो बिना कोई लड़की है, बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है और इस विषय में कुल उसे 62% अंक मिले हैं। तो प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक मिले चाहिए, हमें ये पूछा है। ठीक है, चलो हम इसको निकालते हैं। देखो, थ्योरी में कितने परसेंट अंक मिले हैं? थ्योरी बीना को थ्योरी में और प्रोजेक्ट वर्क में तो थ्योरी में तो उसे 75% अंक मिले हैं, 75%। बाकी का बचा कितना परसेंट? 25%। ये 25% उसे प्रोजेक्ट वर्क में मिले हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि बीना को थ्योरी में 60% अंक मिले, बीना को थ्योरी में 60% अंक मिले और इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए, यानी 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी कि हमें प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो हमें पता 25 से कम 25 और 25 दिया 75, ये हमारा रेशियो बन के आ गया 3:1, 3:1। तो अब हमें इसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, यानी कि हम इसमें डेविएशन लगा रहे थे और रिजर्व डेविएशन लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस 2%। 60 प्लस 2% यानी कि 3 का 60% और 1 का 2%। हमें इस प्रकार से हमें निकालना है। तो हम चलो निकालते हैं इसको। तो ये किस प्रकार हमें पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट में नंबर लाने के लिए उसे कितने परसेंट चाहिए, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो 60 तो हमारे कॉमन है, 60 प्लस 3 गुणा में 2। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछ रहे हैं कि उसे प्रोजेक्ट वर्क में, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क में हमें ये पूछा कि उसे प्रोजेक्ट में कितने नंबर चाहिए? 1। तो 60 तो ये 60 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 68, यानी उसे 68 नंबर चाहिए। एक वर्ष में 240 खेल जाने वाले 240 खेलों में से एक क्रिकेट टीम उनमें से 80% जीतना चाहती है। यानी देखो, जैसे हमारे भारत की टीम है, टोटल जो खेल है वो 240 खेले जाएंगे, उनमें से 80% टारगेट है जीतने का। पहले खेले गए 65% खेलों में से सफलता प्राप्त, यानी सफलता दर है वो 75% थी, यानी 65% जो मैच क्रिकेट टीम ने खेल लिए हैं उनमें से जो इंडिया की सफलता टीम है वो 75%। हमने इंडिया उदाहरण ले लिया, हालांकि इसमें इंडिया नहीं। तो शेष खेलों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफलता दर क्या होनी चाहिए, हमें यह पूछा है कि शेष खेलों में से सफलता दर क्या होनी चाहिए। तो हमें इसमें से ये बताना है कि सफलता दर क्या होनी चाहिए। चलो इसको हम निकालते हैं। तो इस 65% को हम रेशियो मेथड से निकालते हैं। हमें पता है कि 65% 5% हमारा होता है 1/20। तो हमारा 65% यानी 13/20 हो गया, 13/20 हो गया ये 65%। अगर 13 मैच यानी कि 13:7 बन गया ये हमारा, 13:7, 65%। तो 7 मैच। अब इसमें से कह रहा था कि जो दर थी उनकी वो 75% थी, जो दर थी उनकी वो 75% थी और जीतना चाहती है। कितने मैच रह गए? 7। 13 मैच खेल चुके हैं, 7 मैच रह गए हैं। तो 7 में से 80% मैच जीतना चाहती है और दर कितनी थी? 75% थी, 75%। तो अब इसमें से हमें बताना है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो दर होगी वो क्या होनी चाहिए, हमें ये पूछा है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दर क्या होनी चाहिए। तो ये 80 से ये कितना ज्यादा है? 5%। 80 से ये 5% कम है, 5% कम है। तो इसमें हम डेविएशन लगाएंगे, रिजर्व डेविएशन। तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो हम रिजर्व डेविएशन लगाते हैं, हम कितने में लगा रहे हैं? 80 में। तो 80 प्लस 13 गुणा में 5/13 हमें किसका निकलवा रहे हैं? जितने का दर हमें निकलवा रहे हैं 7 का। तो करते हैं 80 प्लस
13 पंजे 65 बट्टे 7, 13 पंजे 65 बट्टे 7, 7 निम 63 दशमलव बचे हमारे यहाँ पर 2, 7 दूनी 14, यानी कि लगभग में ये 89.2 हो गया, 89.2, और ये हमारा ऑप्शन या 89.3 ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्ति हैं, उनके भार का अनुपात 5:3 है। 5:3 है ए और बी का। ये ए है, ये बी है। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए, ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए और ए बी का कुल 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाए, यानी कि ए के भार में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की। ए बी के भार में 15% का 92 किलो हो जाए तो हमें बी का भार ज्ञात करना है। तो हमें बी का भार ज्ञात करना है, तो देखो इसको भी हम रिजर्व डेविएशन से लगाते हैं, रिजर्व डेविएशन से, जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए। ए बी के भार में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर ए बी के भार में 15% की, 15% अगर वो कह रहा है कि ए बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलो हो जाए, ए बी का अगर 15% भार बढ़ रहा है तो 92 किलो हो जाए, तो बी के भार में वृद्धि, हमें बी के भार में निकालना है। तो हम बी 15%, वो रिजर्व डेविएशन हम अपना लगाते हैं, रिजर्व डेविएशन 15%, रिजर्व डेविएशन ए का 5 गुणा प्लस लगाते हैं 3 बट्टे, हमें पूछा किसका है? हमें बी का पूछ रहे हैं, बी 3 है, तो 3 है। अब जब क्या कितना ज्यादा था ये? 10, यहाँ मिस्टेक हो रही है, 10, 5 गुणा में 10 ये होगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5 गुणा में 10 होगा। अब करते हैं 15% प्लस 50/3, 16 तिया 48, 16 बार ये गया और दशमलव लगाएंगे, 2 बचेंगे, 3 छिक्के 18, यानी कि लगभग 16.67% ये कट जाएगा। तो 15% प्लस 16.67% यानी 31.67% हमारा इस सवाल का आंसर रहेगा। एसएससी जीडी 2023 का था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये थोड़ा हमें मिस्टेक कर रहा है, तो इसको हम हटा ही ना लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, वो है, एक कंपनी के कर्मचारी का 40% पुरुष है, यानी कि एक कंपनी के कर्मचारी में 40% पुरुष हैं, 40% पुरुष हैं। तो हमें इसमें क्या कह रहा है? 40% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो 40% है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, तो 40% कितना हो जाएगा? 20%, 2/5, 2/5 पुरुष हैं, यानी कि दो में 2/5 कह रहा है, तो अगर 2 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं और 75% पुरुष, 75% पुरुषों की जो सैलरी है वो 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं। यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए से अधिक कमाते हैं,
कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाता है? हमें ये पूछा है कि कंपनी के द्वारा महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम कमाता है, हमें ये पूछा है। तो यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए कमा रहे हैं, कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 75% पुरुष 38,000, तो बाकी के कितने रह गए? 25%। 25% पुरुष रह गए। अब हमें महिलाओं का ज्ञात करा रहे हैं, तो 48% जब कर्मचारी 38,000 के बराबर कमा रहे हैं, तो कितने बचे यहाँ पर? 52%। हम रिजर्व डेविएशन लगाते हैं, रिजर्व डेविएशन, जिससे हमारा सवाल ये कितना ज्यादा है? 52, 27, 27 ज्यादा है। तो अब हम इसमें जब हम रिजर्व डेविएशन लगाते हैं, तो हमने आपको बताया कि रिजर्व डेविएशन में यानी मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस वुमेन बराबर कितना था? 52%। तो अब हमें यही रिजर्व डेविएशन में ये हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं। कितने से निकालेंगे? 2 का 27%, यानी 52 से प्लस 2 का 27%। किससे हमें तुलना करनी थी? हमें किससे इसमें तुलना करनी थी? हमें फीमेल की तो ही पूछ रहे थे, औरतों की, महिलाओं की 3। तो 52 प्लस 14, हमारा तो आंसर यही आ जाएगा ना, क्योंकि 18 तिया, वो ये हमारा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 18 बार ये कटा, तो 18 बार ये कट जाए कितना? 70%। 70% किसके बराबर है? 7/10 के बराबर। ये इस सवाल का आंसर रहेगा। अगला सवाल अब हम देखते हैं, पहले देखते हैं क्या। देखो, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है उतनी ट्रिक से हम लेके चल रहे हैं इस परसेंटेज को, और ऐसे चुटकियों में ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। अगला अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 33/1/3 बचत करता है। 33/1/3 क्या है? 33/1/3 ये हमारा 1/3 के बराबर है। 1/3। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमें ये पूछा है। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? हमें आय पूछ रहे हैं, आय। तो हमें पता है कि जब हम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करेंगे, तो हमारी आय निकल के आएगी। अगर हम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करेंगे तो हमारी आय निकल के आएगी। और इसमें हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत आय में वृद्धि होगी। तो चलो इसको हम निकालते हैं। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग। तो 1/3, यानी कि अगर उसका खर्चा, वो बचत 1 है, तो उसका खर्चा कितना है? 2। अगर उसकी बचत 1 रुपया है, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। अगला, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है कि उसकी बचत में यानी सेविंग में 22% की वृद्धि हो जाती है। सेविंग में 22% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हमें ये पूछ रहा है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमें ये पूछ रहा है। तो हमें जब आय में हमें वृद्धि निकालनी है, तो हमें पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर आय। तो हमें इस आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। तो हम इसमें बताते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 1 का 22%, 2 का 2 20, 20 इधर और 22 42, 42, 42/3, 14 तिया 42, यानी कि आय में 14% की वृद्धि हुई है। हो गया ये, बिल्कुल। 2 का 10% 20, 1 का 22% 22 हो गया।
20 और 10 20 और 20 20 और 22 42। अगला सवाल है, गीता की बचत उसके व्यय के 28% के बराबर है। जो गीता की बचत है उसके व्यय के 28% के बराबर है। यदि व्यय में 17.4% की वृद्धि होती है और बचत में 5% की कमी होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर आय, हमें ये निकालना है आय। तो इस 28% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/25। अगर उसकी बचत 7 है तो उसका खर्चा कितना है? 25। एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर उसकी बचत 7 है तो उसका खर्चा कितना है? 25। अब यहाँ कह रहा है कि उसके व्यय में यानी कि बचत वो खर्चे में 17.4% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो रही है, और बचत में 5% की कमी हो रही है, बचत में 5% की कमी हो रही है। तो हमें बताना आय में यानी कि हमें इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। तो हम इसको निकालते हैं। तो इनकम निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि रिजर्व डेविएशन लगा दो। इनकम निकालने के लिए रिजर्व डेविएशन लगा दो। तो जब रिजर्व डेविएशन लगाते हैं तो इनकम प्लस सेविंग, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर हमारी क्या निकलती है? इनकम। तो 25 का 17.4% कितना हो गया? 435, और 7 का 5% माइनस के 35 बट्टे 100, वो सॉरी बट्टे 32। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 25 और 7 32 हो रहे हैं। तो इसको हम घटाते हैं तो हमारा कितना रह गया? 400, 400 बट्टे 32। तो अब हम इसमें से निकालते हैं 16 दूनी 32, और 16 दूनी 32, और 16 दूनी 32, 16 एकम 16 बचे हमारे यहाँ पर। आप इसको 16 से नहीं, आप और अभी आप इसको काटो, 8 से काट दो, 8 से काट दो, ये 16 से कटने में नहीं आ रहा। 8 से काटना, 8 चौक 32, 8 45, और इसको काटो 2 से, 50 बार, वो 25 यानी कि 25 बट्टे 2 आया। 25 बट्टे 2 हमारा 12.5%। ऑप्शन हमारा जो आय में वृद्धि होगी वो 12.5% की वृद्धि होगी। अगला सवाल, अगला है 57वां सवाल है। ये भी बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है। सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है। सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है। यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है और व्यय में 38% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, हमें ये बताना है। उसकी बचत में इंक्रीज या डिक्रीज हमें निकाल के देना है। चलो निकालते हैं। सुरभि की बचत उसके खर्च का 16% है। तो इसको देखो, जो अभी हम ये करके आए हैं इसको वही तरीका से सेम करना है आप लोगों को। इस 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेना। फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के बाद आय में 35% की वृद्धि होती है और व्यय में 38% की। तो हमें ये बताना था बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। अगला सवाल, अगला आप लोग ये देख लें। अगला है हमारा, ए अपनी आय में से 35% बचत करता है। ए अपनी आय में से 35% बचत करता है। 35% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, यानी 35 7/20, 7/20, 35% की वैल्यू। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और 25% खर्चा उसका बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, हमें ये बताना है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो, एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर सेविंग, अगर उसकी सेविंग 7 है तो उसका खर्चा कितना है? 13, 13। हाँ,
अगर उसकी बचत 7 है तो उसका खर्चा 13 है, ठीक है? अब हमें कह रहा था कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है, 20.1% की वृद्धि हो जाती है और खर्चा 25% बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो खर्चा है वो 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, खर्चे में वृद्धि हो रही है। तो उसकी बचत में यानी कि हमें सेविंग में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है, हमें ये बताना था कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इसमें हमें आय दी हुई है और हमें निकालना था इसमें हमें आय दी हुई है, तो हमें यानी आय में वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर 20.1%। तो हमें सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, हमें ये ज्ञात करना है। सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, हमें ये ज्ञात करना है। तो 20.1% वही हम लगा दे रहे हैं अपना रिजर्व डेविएशन। ये कितना ज़्यादा है? 4.9%, 4.9% ही ज़्यादा है। तो यही तो हमें अब करना है। इसका कम करेंगे यानी कि कम माइनस करेंगे यहाँ पर। तो कितने से 13 से मल्टीप्लाई 4.9% बट्टे हमें किसका पूछ रहा है? सेविंग का। सेविंग का तो सत्तू सत्तू 49 ये हो गया और 13 सत्तू सत्तू 49 यहाँ से ये सत्तू सत्तू 49 यानी कि जीरो कितना यहाँ नीचे जीरो था 0.7 ये आ जाएगा 0.7 और 13 सत्ते 91 13 सत्ते 91 तो 20.1 ये कितना बचा यहाँ पर 0.7 तो 0.7 को हम माइनस करेंगे 20.1 - 91 यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11% इंक्रीज वृद्धि हुई है। अब बताओ इसका इसमें गुणा करने के बाद ये घटाना है। अब इतना भी नहीं हो रहा है फिर कैसे होगा? अगला सवाल अगला सवाल है हमारा